बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत अहम दिन है। आज 2 साल पहले 2019 में 26 फरवरी को इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से काम हरकत की थी और हमारे इलाके में एक 3-4 दरख्तों को जो है नुकसान पहुंचा के भाग गया था। उसकी सज़ा फिर हमने 27 तारीख को दी थी, और जो कि कल होगा, जो कल हम आपको बताएंगे कि क्या सज़ा दी थी। और उस पर जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमारे साथ में जनरल एजाज़ अवान साहब भी थे। उस रोज़ हम इस्लामाबाद में थे और हमें पता था कि वो हमारे ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जो है वो हमारे जहाज़ उस वक्त सारे के सारे जो थे मोटरवे पे थे और रेडी थे टू अटैक इंडिया। और इसके अलावा हमारे पास हमने मिसाइल 14 मिसाइल लगा दिए थे, इंडिया ने 9 मिसाइल लगा दिए थे। तो बहरहाल हम उस पर अब आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो FATF की जो है हरदर्मी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है जब आदमी ये कह रहा है, जो रूल है उसके मुताबिक ये है कि अगर 14 आदमी कोई 27 में से 14 अगर मुकम्मल कर ले तो वो फिर FATF की लिस्ट से निकल जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि 27 में से 24 पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से थी, बड़ी मुकम्मल कर लिए हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ की है। तो जब उनसे बाद में इंडियन साफी 3 सवाल जो किए वो सारे पाकिस्तान के मुतालिक किए, तो उन्होंने कहा ये सवाल नहीं है कि क्या सज़ा दी है या क्या सज़ा नहीं हुई। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो है अपने जो पाकिस्तान ने कवानीन पास कर दिए हैं और उसमें जो सज़ाएँ भी दी हैं, लेकिन अब बाकी जो 3 जो एरिया रह गए हैं वो भी पाकिस्तान मुकम्मल करेगा। तो फिर जून तक तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो ये हम इसको बहुत ही ज़्यादा हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि कोई एक नया सिस्टम बनाए जो FATF को जो है बेकार कर दे। और FATF के बग़ैर हम ये है हम लोग हमें एक तो ये है कि एक ये जो रोज़ की जो मिन है आप इसको बंद करें और आप अपने आपको एटमी ताकत का ऐलान करें। और ये जो मिन है कि साहब आप उसकी खुशामद कर रहे हैं, उसकी आप इंडिया स्पेसिफिक है। और भाई हम हर एक के स्पेसिफिक हैं कि जो भी हमसे लड़ेगा हम उसके स्पेसिफिक हैं। तो ये हमारा आप नैरेटिव होना चाहिए कि जिस किसी ने भी हमारी तरफ मैली आंख से देखा वो हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और हमारा आइटम बम जो है घर में रखने के लिए नहीं बना हुआ है कि साहब हमने जो है उससे लड्डू करके खाने हैं। तो जो भी आदमी ने कहा ये जो जिस किस्म की FATF है उस पर लानत भेजो इस FATF पर। और जिसके भी जो भी नुकसान आते हैं, जब आपने इतनी बर्दाश्त कर लिया सऊदी अरब जैसे मुल्क की, जो कि हमारे साथ में मैंने बिल्कुल जुड़ा हुआ था, और जो UAE जैसा मुल्क जुड़ा था, वो अब हमसे लोफरी कर रहे थे साहब, हमसे 2 बिलियन दो छोकरों की तरह से बातें कर रहे थे। 2 बिलियन उसने 2 बिलियन को तो सबको दे दिए। चलो फिर क्या हो गया, अभी घुटने टेकते फिर रहे हैं। चलो अभी जो बातें करते हैं, जो FATF को जो है एक FATF लानत भेजो कम वक्त पर, जो ऐसा हो जो हमें दबा के रखे। हम किसी के दबाव में आने वाले लोग नहीं हैं जी। चलिए साहब जी। अब इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि भारत जो है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करा सका। भाई तो अब ब्लैक लिस्ट किस बात पे होना चाहते हो तुम यार? क्या तुम वज़ीर खारजा हो क्या हो तुम्हें इसका खिलाफ बयान देना चाहिए था। तो आप 4 माह तक आपको बरकरार रखा है, उसमें मेरी बदमाशी की हद होती है कोई। जब आदमी जो है 14 लोग मैंने बाय रूल जो है 14 अगर किसी ने पूरे कर लिए हैं तो उसको फारिग कर देते हैं, क्योंकि वो आधे पूरे कर लेते हैं। 14 दो मरतबा अगर करें तो 28 होते हैं, तो 27 आपके रूल्स हैं। 14 अगर कर लेते हैं तो आपने एक नंबर आगे कर लिया तो आपको वो लोग कह देते हैं कि भाई आप ये पाकिस्तान के मामले में तो ये लोग बड़े सीरियस रहते हैं। नहीं भाई सीरियस नहीं रहते, बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ में। वही ना, इनको भारत का नजर नहीं आ रहा। नहीं भारत बड़ा दहशतगर्द नजर नहीं आता, इसलिए RSS की हुकूमत सदर बना के रखा हुआ है जी, उसको नायब सदर बना के रखा हुआ है खुलेआम। तो आप उसका बाइकाट कर दें, कुछ करें ना भाई। आप क्या करते हैं? ये बैठे बैठे घर रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आपको दिमाग नहीं है आपके पास कि इन लोगों का भट्टा बिठा दें, कोई ऐसी चाल चले इनका FATF टूट जाए जी। क्योंकि मस्करी पे, या फिर आपके साथ चीन भी आपसे अच्छा दोस्ती नहीं कर रहा है। भाई चीन अपना प्रेशर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? दबाव जब करना चाहिए उसको कि भाई जितने भी उसके फ्रेंडली मुल्क से कह के करो, जितने वोट चाहिए उनको वोट मिलने चाहिए हमें। उनकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए भाई। वो तो देखे ना, फिर वो तो खुद का वोट दे रहा है ना, अपना इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना यार। ये बात आप जहाँ आप तो हमारा भी तो कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आपका इन्फ्लुएंस तो ये वो काट रहा है ना इंडिया इस वक्त। तो हमें जब वो ये बांग्लादेश को अपने साथ मिला सकता है, जब आप भूटान को मिला सकता है, नेपाल को मिला सकता है, हमारे को FATF से क्यों नहीं निकाल सकता?
उसे ये डर है कि भाई हम उसका साथ न दे देंगे कि वो जो वहाँ पर जो मुसलमान हैं, भाई हम तो नहीं दे रहे उनका साथ में, जो तुर्की के जो हैं, तो चीन को भी साथ देना चाहिए। चीन क्यों साथ नहीं दे रहा हमारा इतना, ये कोई बात है? वो भी अपनी हिकमत अमली से काम हाँ, तो कर रहे हैं। गलत बात कर रहा है ना। तो आपको हमारे साथ देखिए ना उन्होंने अब देखिए ना, भारत में ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, तो अब वो अपनी दानिश का मजारा कर रहे हैं कि साहब चीनी दानिश का बड़ा अजीम दानिश्वर हैं। ठीक है, आप दानिश्वर हैं, आप भारत को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो इंडिया के उसमें जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक बात है। आपने उनके साथ में माहिदा भी कर लिया है, आपने उनको जो चोटी थी उनकी शंग्री, वो जो क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो है वो चोटी पर जो सारे के सारे पिंगयोंग झील के ऊपर जो नज़र रखी हुई थी, उस चोटी से उनको उतार दिया है। फिर उनको तीन जो है फिंगर 3 से भी पीछे हटा दिया है, फिंगर 2 तक वो कर सकते हैं, आपने वो कर लिया। फिर आप पाकिस्तान से भी माहिदा हो गया, लेकिन वो सब ठीक है। आप वहाँ पर भी ये बात जो है वो ये हो रही है कि वो जो चीन के अंदर ये कहा जा रहा है कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चीन की होनी थी जी, वो इसलिए रुकी हुई है कि ताल्लुकात ख़राब हैं और इंडिया इजाज़त नहीं दे रहा है। अमेरिकन कंपनियों में सरमायाकारी करना चाहते थे चीनी, कंपनी अमेरिका की हैं, सरमाया चाइना का है और परमिशन इंडिया को देनी है। तो अब वो दबाव आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई आप इसको हमें परमिशन दें। तो फिर इन्होंने ये किया है कि उसको मनाने के लिए वो जो उसका इलाज जो है वो इलाज का तो ये तरीका है कि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं रोटेशन के अंदर उनका सदर उनके यहाँ पर इलाज होता है जी। तो इस दफ़ा जो है सदर जो है वो इनके इंडिया का बन जाएगा ब्रिक्स का, तो वह आपको जो इमदाद पाकिस्तान को मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। अब ये भी एक मुसीबत खड़ी हो गई है, तो रुकावट डालेंगे जी। तो अब ये है कि अगर वो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान ने भी खैर अपना काम कर रहा है, ये नहीं है कि पाकिस्तान को वो नजरान नहीं कर सकते। लेकिन हम ये समझते हैं कि FATF के मामले में चीन अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा है जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं जी। ये बात हम पहली दफ़ा कर रहे हैं और हम खुल के ये बात कर रहे हैं जी। अच्छा मेरे साहब, आ जाए वज़ीर-ए-आज़म के श्रीलंका के दौरे की अहमियत जी। श्रीलंका जो का दौरा बहुत अहमियत का हामिल था और इस लिहाज से भी था कि चीन के और श्रीलंका के दरमियान में कुछ ताल्लुकात की ख़राबी ये थी कि हम बिन तोता का जो मामला था वो हम बिन तोता को चीनियों ने कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि उसके पैसे फंड वापस नहीं किए थे, तो इसकी वजह से थोड़ा श्रीलंका के लोग जो है उनसे खाइफ थे। और इंडिया इसका प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो मुल्क भी उसके पैसे वापस नहीं करेगा वो उस पर मैंने चीन कब्ज़ा कर लेता है जी। तो इसके वो उस मामले को उन्होंने सेटल किया है। दूसरा बात उन्होंने सेटल ये की है कि वहाँ पर जो मुसलमानों को जो है वो दफनाने की इजाज़त नहीं थी हर जगह पर, वो दफनाने की इजाज़त उन्होंने, जब वो आदमी मर जाता है तो वो जलाते हैं जी, ख़ास जगह पे जाकर आप लोग उनको दफनाएं, तो वो उनकी इजाज़त उन्होंने दिलवा दी है। फिर जो ये बात कही जा रही थी कि इंडिया ये शो मचा रहा था कि जो श्रीलंका की पार्लियामेंट पे हमने ख़िताब नहीं करने दिया, वो गलत बात थी। वो इसलिए बात गलत थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बातचीत जारी थी। मुईद साहब जो हैं, मुईद यूसुफ साहब और अजीत डोवल के दरमियान में कई महीनों से बातचीत जारी थी और उस बातचीत के नतीजे में फिर जो है तीन रोज़ पहले ये वो माहिदा हो गया है पाकिस्तान के और DGMOs के दरमियान में कि वो ये माहिदा इन प्रोसेस था। अभी हम ये बात करना चाहते हैं, जब वो माहदे पे बात आएंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो इन माहदे प्रोसेस था, तो पाकिस्तान उस मामले को ख़राब नहीं करना चाहता था। और कश्मीर की ज़ाहिर है कि वो जब जाता है उनकी पार्लियामेंट में ख़िताब करने के लिए तो कश्मीर पर ज़रूर बात करते वो इमरान खान साहब। तो वो उसमें उन्होंने इसको अवॉइड किया कि भाई वक्त अगर ये माहिदा हो रहा है, LOC अगर साइलेंट हो जाती है तो हमारे लिए भी फ़ायदा है और हम कोई और काम कर लेंगे जी। दूसरी बात फिर ये है कि कतर में LNG की कीमत पर कम करने पर रजामंद हो गया है और पाकिस्तान को इससे $2 बिलियन का फ़ायदा होगा। इसके लिए जो वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ गए और इसके अलावा जो हमारा आर्मी चीफ भी गए, फिर अब जो चेयरमैन ज्वाइंट साहब भी किए, अब जो चेयरमैन ज्वाइंट साहब जो है उस मौजू पे आएंगे अभी जी। अभी हाँ उस पर आएंगे, चलिए जी। तो अब ये कतर वाला मामला अच्छा हुआ है। LNG का एक तो शॉर्टेज है हमारी यहाँ, हाँ शॉर्टेज थी वो ख़त्म हुई है और पैसे भी कम हुए हैं, $2 बिलियन का फ़ायदा हुआ है जी। तो उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ में आपको सहारा दिया है। लेकिन वो वालों ने LNG ये जिसको वक्त पे अगर लाएंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, अगर वक्त पे नहीं लाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है। लेकिन आप सर्दियों में तो नहीं ला सके, अभी ये तो इनकी नायली है जी। तो
और कुछ वज़रा जो है ना वो वहाँ पे भी मसाइल हैं कैबिनेट में, जो कुछ भाई लोग वो हैं। तो आपको बता दिया कि इमरान खान इज़ ए कंप्लीट फेलियर एज ए गवर्नेंस, एज ए हुक्मरानी के तौर पर वो मुकम्मल तौर पर फेल है। उसने आलमी तौर पर स्टेटमेंटशिप का भी एक तस्वुर ज़रूर अच्छा पैदा किया है कि जी, आलमी तौर पर उसको अपना एक इमेज बनाया है। एक इमेज बनाया, और वो एक बहुत यानी जिस रवानी से वो अंग्रेज़ी बोलता है और जिस अंदाज से वो अंग्रेज़ी बोलता है, उन्हीं के लहजे में बोलता है, जी, उन्हीं के तरीक़ों से बोलता है, उन्हीं का जो 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 इनको समझने वाले का स्टाइल है उस तरह से बोलता है। तो उससे उसका इमेज तो बिल्ड हुआ है और उसकी बात सुनी जा रही है दुनिया में। तो जैसे इस्लामोफोबिया के बारे में उसने कहा, और जो उसने जैसा कि उसने कश्मीर का इशू को उठाया है, जैसा कि उसने जो दूसरे यानी रसूल अकरम की ज़ात के ऊपर जो जी, जो हम जो हो रहे थे फ्रांस उस के खिलाफ उठाया है उस पर बहुत, और इसराइल के खिलाफ जो मौका इख्तियार किया, जो सऊदी अरब को जो छोकरों को लगा दिया था हमारे पीछे, मैंने अमेरिकनों ने, ट्रम्प ने, MBS टाइप के। MBS टाइप के, MBZ की ज़ैड टाइप के जी, लोगों को, इन सबको रद्द कर दिया इस आदमी ने। तो ये उसके रीढ़ की हड्डी अच्छी, मैंने मजबूत है, रीढ़ की हड्डी है, इसने लेकिन मजबूती वो से मुकाबला कश्मीर किया। कश्मीर के मामले में वो इतना सूदमंद नहीं रहे, क्योंकि उस कश्मीर का मामला तो एकदम एक तरफा हो गया ना। नहीं नहीं, अभी रेक्टिफाई नहीं हुआ जैन साहब। अभी भी देखिए, बात यह है कि वहाँ पर वो लोग आज़ाद कश्मीर में वो आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट मैच करवा रहे हैं। जी, सदर पाकिस्तान ने उस पर पैगाम दिया है, वो आपको चलानी चाहिए वीडियो उनकी, उनको बहुत मुबारकबाद दी है वहाँ पर। जी, जी, तो हम उसको कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि वो चीनियों का ये मौक़िफ़ है कि आप अपने मौक़िफ़ को छोड़ो नहीं, और अपना क्लेम को मत छोड़ो, और इंडिया के क्लेम के पर जो है आप अभी ज़ाहिर है कि फ़िलहाल तो आप, अगर आपको आलमी जंग करनी है, आपको न्यूक्लियर वार करनी है, तो आपको हमला कर दें, तो न तो आप रहेंगे न वो रहेंगे। तो आप अपने किसी न किसी वक्त में हालात ऐसे पैदा करें कि उनको उनको इंडिया को छोड़ना पड़े। वो बिल्कुल तो ठीक है। वो अच्छा, वो आप वहाँ जो बसा रहे हैं ना लोगों को, ये जो भारत में है कि नहीं हिंदुत्व बच सकेंगे। वो आप समझ लीजिए कि वो आप माइंस के ऊपर बैठे हैं, जो डायनामाइट पर बैठे जी। हैं। जो भी आएगा वहाँ डायनामाइट पर बैठेगा, वो मारा जाएगा। वो मेरे साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोशिश करेंगे ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब को ले लें जी। इन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अस्सलाम हमारे साथ। वालेकुम ब्रिगेड साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक तो अब आपसे गुफ्तगू करनी है। FATF ने अपनी हटदर्मी जारी रखी है। अब 27 में से 24 हमने मुकम्मल कर दिए हैं, फिर भी हमें ग्रे लिस्ट में रख दिया है। फरमाइए। अब देखिए, इसमें मैंने तो हमेशा आपसे भी बात हुई है, बात तो कुछ भी जब बातचीत हुई है तो ये बार है तो कहा है कि ये FATF कोई मेरिट का मसला तो है नहीं कि जी आपने 100 में से 100 नंबर या 100 में से 80 नंबर ले लिए तो आपको पास कर देंगे। ये है पॉलिटिकल मसला, ब्लैकमेलिंग का मसला है। ब्लैकमेलिंग है, बात ठीक हो गया। इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है, क्योंकि क्वाड के जो मेंबर हैं वही एशिया पैसिफिक के भी मेंबर हैं, और वो ममालिक है जो पाकिस्तान के इसलिए खिलाफ है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसके साथ पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत होने के साथ एक न्यूक्लियर पावर है। अब उसके बारहा पाकिस्तान की आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो दुनिया ने ये जो तहरीक तालिबान और दूसरी तंजीमें जिनको CIA ने फंड किया, जिनको रॉ ने फंड किया, जिनको मुसाद ने फंड किया, पैसे दिए, ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट दिया, और ये मैं आपको जो चीज़ें कह रहा हूँ ये पर्सनल नॉलेज पे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कुछ अर्से इन चीज़ों से डील करता रहा हूँ। तो हम जब देखते थे कि ये जो लोग लड़ रहे हैं तहरीक तालिबान या ये जितने दहशतगर्द ग्रुप है, इनके पास जो कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट होता था, जो इनके पास हमवीज होती थी, जो इनके पास गाड़ियाँ होती थी, जो इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती थी, वो कम से कम हमने तो उनको नहीं दी थी, ISI से नहीं दी थी, तो वो कहाँ से आई थी? वो या CIA दे सकती थी, या रॉ दे सकती थी, या मुसाद दे सकती थी। तो इन्होंने उनको देख के इक्विप किया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाया, और ये सोचा कि जी पाकिस्तान की फौज को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लेंगे और पाकिस्तान की फौज जो है वो क्लैम डाउन हो जाएगी और
ये इस चीज से बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो जंग जीती, और जब वो जंग जीती तो आप देख लीजिए कि दुनिया को वो चीज पसंद नहीं आई। तो अब वो कहाँ से, कौन सी और ऐसा गुर लेके आए जिससे वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करें। अच्छा ये बताइए गजनफर साहब, ये बताइए मुझे कि अगर हम इसको बाइकाट कर दें तो हम पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप मेंबर हैं ना उसके, तो बाइकआउट करना तो नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना और अपनी चीजों को पेश करना ही एक ऐसी चीज है जिसको आप लेके आगे चल सकते हैं। हमारे पास कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल ऑप्शन यही है कि अब आप अपने इम्प्रूवमेंट जिस तरह दिखाती है, अब 24 पॉइंट हो गए, पहले 21 पॉइंट थे, अब 24 पे आ गए। अब इसका कोई चारा काम नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग है। इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग का आपको पता है क्या हाल होता है, वो इंटरनेशनल टेररिज्म था जिसमें इराक नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बहरहाल अब इतने दिनों के बाद में जब हमारे साथ ये बात देख रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो हमें कोई ना कोई एक, हमें तो क्योंकि इस पर हमने गौर नहीं किया, लेकिन जो इदारे इनसे मुंसलिक हैं उनको कोई ना कोई वे आउट तो निकालना चाहिए था ना। सर इदारे तो वे आउट निकाल रहे हैं ना, लेकिन अगर आप ये मुझे बताएं, अगर जो वे आउट को निकाल, वे आउट क्या है? अगर तो चीज मेरिट पे हो, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, अपने अदारे होते हैं, वहाँ कहते हैं कि अगर आप वो एक मेरिट सेट कर देते हैं कि अगर आप 80%, 90%, 95% मार्क्स लेंगे तो आपको दाखिला मिलेगा। कौन सा दुनिया में अदारा जो कहता है 100 में 100 मार्क्स लेंगे तो आपको दाखिला मिलेगा? तो एक मेरिट होता है ना। अगर तो मेरिट पे बात हो तो पाकिस्तान जब 24 पॉइंट रीच कर चुका है, भाई 14 पॉइंट पर फैसला होता है एज पर रूल जो है 14 पॉइंट, अगर आधे पॉइंट ले लिए आपने खत्म। और आप एशिया पैसिफिक ग्रुप की अगर रिपोर्ट उठा के पढ़े पिछली, तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं, लार्जली कंप्लाइड, पार्शली कंप्लाइड और नॉट कंप्लाइड। तो पाकिस्तान का एक टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है नॉट कंप्लाइड, बाकी 80% में लिखा है लार्जली कंप्लाइड और 19% में लिखा है पार्शली कंप्लाइड। तो जब ये लार्जली और पार्शली कंप्लाइड की परसेंटेज ज्यादा है तो मेरिट तो खुद ब खुद सेट हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं ना, मेरिट सेट किसने करना है? उस ब्लैकमेलर ने करना है। हाँ, ब्लैकमेलर ने। अच्छा जी, आप चलिए लेट अस होप फॉर गुड। अब ये बताइए कि ये 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ कि चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी का दौरा अरब इमारात, एक, दूसरा ये कि इराक़ी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ से मुलाकात, 2, फिर पाकिस्तान का ये कतर के साथ में जो डील हुई है तेल की, 2 अरब रुपए की बचत हुई है, तीसरी बात, ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, क्या हो रहा है? या वो में बात देखिए, ये है टोटल जो बातचीत है वो ये है कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेम फेंका जाता रहा कि जी आप अपना दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं, और दुनिया जो है ये इंडिया इस चीज को प्रोपोगेट करता था। तो आप जैसे पहले बात कर रहे थे कि अदारे क्या कर रहे हैं, काम कर सकते हैं कि वो दुनिया को अपना अट्रैक्ट करें। अब उसको अट्रैक्ट करने की जाहिर मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ जगहों से जैसे डेलीगेशन आएंगी जो विजिट करेंगे, आप उनसे मिलेंगे और उनके ख्यालात का तबादला करेंगे। तो इन हालात में ये चीज यहाँ जरूरी हो जाती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें। इसलिए आप देखिए कि आर्मी लेवल पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, और दुनिया चूंकि कोविड के फेज से गुजर रही है और इतनी बाहर की ज्यादा जो है वो ट्रिप्स नहीं हो सकते हैं, तो इसकी जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बाहर आता है, उससे आर्मी भी मुलाकात करती है। जैसे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ गए हैं तो साफ रह रहे हैं, उनसे जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बातचीत हुई होगी ना, कोई टेक्निकल लेवल पे तो बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ के लेवल का जो लेवल है वो स्ट्रेटेजिक लेवल है, यानी पाकिस्तान के जो बड़े न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि खित्ते में जो बड़े खतरात इमर्ज कर रहे हैं, और जिस तरह दुनिया की सियासत चल रही है या खित्ते की सियासत चल रही है, जो साउथ एशिया में जो कुछ हो रहा है, साउथ एशिया में जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह नई अलायंसेस बन रही हैं, सीपैक का जिस तरह एक प्रोजेक्ट आ रहा है और जिस तरह इफेक्ट आ रहे हैं इकोनॉमिकली भी, मार्केट और सोशली भी, तो ये वो चीजें हैं जो चीफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के दौरे में। मैं आपसे बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि स्ट्रेटेजिक मामलात पे जो पेशरत हो रही है, तो क्या वो हमारे, इसका मतलब ये कहना चाहिए आपकी इजाज़त से है कि वो हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को, अहमियत को वो समझ रहे हैं? ये हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ही है जो FATF के ना निकलने का बाइस भी बन रही है। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है
जहाँ पे दुनिया के मुल्कों की उसकी जरूरत है। तो उसके लिए जब जरूरत है तो वो जो बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहती है, जिसमें आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, आप यूरोपियन यूनियन को भी शामिल कर लें, यूएस को भी शामिल कर लें। और उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा जिक्र, बहुत बड़ी चीज है वो इंडियन लॉबी करती है, क्योंकि दैट मीन्स वी आर इमर्जिंग। अब अगर आप मैं कहूँ कि वी आर इमर्जिंग पावर। जी इंशाअल्लाह वी आर एन इमर्जिंग पावर। ये प्रॉब्लम हमको रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान बहुत सारी डिप्लोमेटिक कोशिश कर रहा है। और अच्छा, अब ये इराकी वजीर दिफा का जो आना है, ये क्या अहमियत का हामिल है? सर इराक में देख लीजिए ना कि इराक को किस तरह तबाह किया गया, और इराक नई जो इमर्जिंग सिचुएशन है, ये जो नए अलायंसेस बन रहे हैं उसके अंदर अरब दुनिया में भी, और जिस तरह ईरान इराक के हवाले से या ईरान सऊदी अरब के हवाले से इराक जो है वो इस तमाम जो दहशतगर्दी के फेज से निकल के एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे उसकी चीजें जो उसके अंदर जो है नॉर्मली वो वापस आती जा रही हैं। और साफ जाहिर है कि जब सीरिया के अंदर जो कुछ हो गया और लीबिया के अंदर जो कुछ हो गया, तो उस खत्ते में आपको एक ऐसी ताकत की जरूरत है, एक ऐसी पावर की जरूरत है जो आपके साथ खड़ी हो, और आपके साथ उसके सिर्फ ये नहीं कि दिफा के मुकाबले से, बल्कि अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब के देन मीनिंग देयर बाय कि यानी जो इंडिया के सऊदी अरब के और इराक के ताल्लुकात तो कोई बहुत अच्छे नहीं है ना? ये सऊदी अरब और इराक के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाँ, तो दैट मीन्स वी हैव एन ऑप्शन नाउ। वी हैव एन ऑप्शन। सऊदी अरब के और इराक के ताल्लुकात अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि ठीक हो गया ना, तो हम अपने ऑप्शन बढ़ा रहे हैं। कायम करें, हमें इराक से ताल्लुकात कायम करने हैं और इराक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने। हाँ, अब तो हमें छुट्टी भी हो गई, ईरान से भी कर लेंगे हम। तो ईरान से साफ जाहिर है, ईरान से हमारी आउटरीच हो रही है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से हम आउटरीच कर रहे हैं, हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, और यही चीज़ें हैं जिनको हमको लेकर चलना चाहिए। और अच्छा, अब ये एक और बात कर लेते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बहुत अजीब गरीब को डेवलपमेंट हुई है कि जो कि नरवाने ने अपने बयान में कहा है, जो उसने उसकी छोटी सी क्लिप आई है, उसने कहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद पाकिस्तान वी विल बी एबल टू प्रिवेल ओवर देम एंड कम टू एन अंडरस्टैंडिंग and that the violence at the border helps no one। तो अब आप ये एक तो प्रिवेल पे हमें एतराज़ है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस प्रिवेल का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा है? भारत से मैं किसी चीज़ को सीरियसली इसलिए नहीं लेता कि दहशतगर्दी की हुकूमत है जो कायम है, दहशतगर्दों की हुकूमत है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग थी वो उन्होंने शुरू की, और आपको पता है खास तौर पर फायरिंग उस पर शुरू हुई जब नवाज शरीफ जो है वो नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी हाँ, खिदमत में हाजिर हो गया, और वहां से जब वापस आया तो ये तोहफा लेके आया। नवाज शरीफ इज इक्वली इन्वॉल्व विद मोदी। जितनी लाइन हम कह रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ, आप माने या न माने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एक ज़माना था जब मैं अल्ताफ़ के बारे में कहता था यहाँ आकर इस्लामाबाद में, तो मुझे लोग कहते थे, मैं कहता था ये गद्दार पैदा हो गया है, तो वो कहते थे भाई माजी कभी गद्दार हो सकता है, तो मुझे लोग ये कहते थे, अमित गुल भी कहता था, और भी कई लोग कहते थे। तो अब मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में भी गद्दार पैदा हो गया, तो लोग मानते नहीं हैं अभी। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितनी शहादतें हुई हैं उसका जिम्मेदार, उसके ऊपर वॉर जो एक क्रिमिनल एक्ट के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तो आप मैं गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सही नहीं है? जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो दुश्मन के साथ कोलैबोरेट करे, जो कुलभूषण यादव पे न बोले, हाँ, जो शख्स जो है वो आके ताज होटल के ऊपर बम्बे को कहते हमने, और वो मरी में बुला ले उसको, अपने साथी को, क्या उसको आप मुहिब वतन कह सकते हो? उसको मैं तो नहीं कहता। देखिए मैं वाइड आदमी हूँ जो नहीं कहता हूँ। मैं न अल्ताफ से डरा, ना मैं परवेज मुशर्रफ से डरा, ना मैं इससे जी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितनी शहादतें हुई हैं उस तमाम का जिम्मेदार नवाज शरीफ है, और उसके ऊपर नवाज शरीफ है उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए कि एक दफा उस शख्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा नहीं किया अपनी प्रेसिडेंसी में। आम सिविलियन शहीद हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे,
औरतें शहीद हो रही थी, इवन वो लोग जो अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए आपके तजर्बे से कि ये वाई दे रीच टू दिस कंक्लूजन, नरवाने, ये तो ठीक है कि ये बात हमें पता लगा। देखिए ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। अमेरिका में चेंज ऑफ गार्ड हो रही है, नई प्रेसिडेंटशिप आ रही है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, किसान जो है वो 2.5 महीने से बाहर बैठे हुए हैं, कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो दब नहीं रही है, वहाँ तो आपको रोजाना जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तारीख बढ़ती दैट जा मीन्स रही है। इट इज ए सरेंडर। वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मुझे कोई तवक्कात वाबस्ता नहीं है, वो झूठे लोग हैं। नहीं, आई थिंक दे आर टेकिंग, मेरा ख्याल ये है कि वो वक्त गेन कर रहे हैं जस्ट। वक्त क्या गेन करेंगे, वक्त क्या गेन करेंगे, हम इंशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में, वक्त हमसे क्या गेन करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि उनका एक असूल है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो एक बंदे से हाथ मिलाओ और पीछे से छुरा घोप दो। ये चांकिया, हाँ, वो जो कहते हैं ना, वो जो मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो ये असूल है उनका। अब इस असूल के ऊपर आप जो मर्जी कह लें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो बीका है, जो बीका का जो एग्रीमेंट है, द इक्विपमेंट इज नॉट इन प्लेस, देन द क्वाड इज नॉट इन प्लेस, सो आर दे वेटिंग फॉर दैट, और यू थिंक सो कि उनकी हालत गैर हो गई है इकोनॉमिकली, एंड देन उनकी अपनी मेरी नज़र में तो उनकी अपनी इंटरनल कंपल्शन बहुत ज़्यादा है, और उस कंपल्शन से थोड़ा हटने के लिए वो, चूंकि जब आप हायर करते हैं तो खर्चा तो होता है ना, उससे इकोनॉमिक स्टैगुलेशन, इकोनॉमिक इफेक्ट तो आता है। तो पहले उन्होंने चीन के साथ में किया और अजीब व गरीब किया। वो जो उन्होंने चोटी पर कब्जा किया था कि जो पूरी झील पर को कंट्रोल कर सकती थी, उसको छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये इसमें वो एक हालात से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी। हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा दे आर झूठे, दे आर मक्कार, दे आर द लॉयर्स। और अपने एक ऐसा दुश्मन है जो पीछे से वॉर करने में, बिलो दी बेल्ट वॉर करने में, बिलो दी बेल्ट खेलने में, और साथ साथ नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द, अमित शाह जैसे दहशतगर्द जो बैठे हुए, जो अपने लोगों को मार रहे हैं, जिन्होंने पुलवामा में अपने फौजियों को इसलिए मरवा दिया कि वो इलेक्शन जीतना चाहते थे, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? कैन यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम? नो सर, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एंड आई वांट टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देम। या बिल्कुल यही पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। जब वो एक गोली फायर करते हैं, हम भी 4 गोलियां फायर करते हैं। नहीं, वो तो खैर उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो डेथ टोल उनका ज़्यादा है, और हम तो नहीं कहते ना, शोर नहीं मचाते। डेथ टोल उनके फौजियों का बहुत ज़्यादा है, हमारे शहरियों का ज़्यादा है। या बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जिसके वजह उन्होंने ये करने की कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर से कोई तवक्कुआत वाबस्ता रखना जो है वो मेरा ख्याल है ना, वो कभी नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये अफगानिस्तान का जो अमन है वो बज़ाहिर तो खतरे में नजर आता है। अच्छा जी, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रिगेड साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप रखिए, आप मौजूद रहिएगा, हम आपको शामिल कर लेंगे। जी 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 नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, अफगानिस्तान का मौजू है और ब्रिगेड साहब, अफगानिस्तान का अमन बहरहाल ख़तरे में नज़र आ रहा है। दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी 29 फरवरी 2020 को, वो जो बाइडन उसको तोड़ने जा रहे हैं। अगरचे वो इस पोजीशन में नहीं है, उनका मुल्क खुद ख़तरे में है, वो सिविल वार वहाँ होने जा रही है, या कम से कम ख़तरा तो ज़रूर है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं कि ये अफगानिस्तान में अमन करेंगे या लड़ाई करेंगे? बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन जो है वो अमेरिका की कंपल्शन है, उनकी मजबूरी है। लेकिन इस वक्त जो हालात जिस जगह पे आए हैं, अभी वो मजबूरी इसलिए ज्यादा बन गई है कि 2500 फौजी जो है वो रह गए हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। तो वो 2500 फौजी क्या करेंगे? नहीं, तो उनके साथ में वो भी तो है ना, जो 10,000 उनके वो हैं जो किराए के टट्टू हैं, फिर 20,000 उनके 20,000 उनके और शहरी हैं। 2500 लोग रह गए। अब उन्होंने इसमें क्या करना है? उन्होंने किसी न किसी तरीक़े कार से अमन के ऊपर उनको आना पड़ेगा, देर या बदेर।
अब उसमें वो जो चीजें असल में जो उसमें स्पॉइलर है वो है अफगान गवर्नमेंट बाय इटसेल्फ and also the Pentagon, America and India. इंडिया एंड पेंटागन एंड अफगान गवर्नमेंट बाय इटसेल्फ, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि वहाँ पे कोई अमन आए, क्योंकि इस तरह उनकी जो क्या कहते हैं जो उनकी न्यूसेंस है, जो वो सौदा वो बेच रहे हैं वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे ये लड़ाई चलती रहे, दहशतगर्दी चलती रहे, ताकि वो वहाँ पे अपनी उनको अफगानिस्तान के अवाम से तो इंटरेस्ट है नहीं, अब्दुल्ला हो गया या अशरफ गनी हो गया, वो तो अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वो इस अमन के भी खिलाफ थे। और जब जितने ये दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं वो भी इसी हुकूमत के थ्रू ये दहशतगर्दी के हमले किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मैं सुने ब्रिगेड साहब वो कहते हैं कि हमारे साथ में तालिबान का ये शिकवा है, दो शिकवे हैं कि कैदियों के रिहाई का जो वादा था वो पूरा नहीं किया इन्होंने। दूसरा ये है कि अमेरिका जो है अमेरिकन फोर्सेस, तालिबान ने तो अमेरिकन फोर्सेस पे कोई हमला नहीं किया ना, यही डील थी कि ये अमेरिकन फोर्सेस पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब अफगानिस्तान की फोर्सेस उनके ऊपर जाके हम अटैक करेंगी तो वो रिटेलिएट तो फिर करेंगे। हाँ करेंगे। इस रिटेलिएशन के अंदर अगर आप ये लेके डील को खत्म करें तो अमेरिकन की बहुत बड़ी गलती होगी, और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर सैनिटी विल प्रिवेल, क्योंकि अब वो हालात नहीं रहे जो आज से साल पहले हालात थे कि अमेरिकन फोर्सेस। तो आप ये कहते हैं ना कि भाई अमेरिका इज ए डिक्लाइनिंग एम्पायर है? नहीं, डिक्लाइन तो खैर अमेरिका आई डोंट थिंक सो, लेकिन ये है कि वो प्रेशर में जरूर है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए उनको रिकूप करने की जरूरत है। और यही अफगानिस्तान में कंपल्शन उनकी ये है कि सिर्फ वो नहीं बल्कि 47 मुल्कों की फौज है वो शिकस्त खा चुकी है। तो अब जब वो शिकस्त खा चुकी है तो उसको विक्ट्री में किस तरह बदलेंगे? हाँ ठीक है, करते रहे कि अमन मादा नहीं हुआ, ये नहीं, उनकी वज़ीर दिफा का कॉन्फ्रेंस हुई ना एक अभी जो पिछले हफ्ते, तो उसमें यही बात कही है, इन्होंने कहा साहब वो नई बोतल में पुरानी शराब डाल दी है, कहा हम इसको आपको फैसला साजी में शरीक करेंगे, फलाना करेंगे। तो वो कहते हैं हमारा रूस अब दुश्मन ही नहीं है, रूस का हमने तेल नहीं लिया, रूस ने हम पर हमला तो नहीं किया ना। रूस इंटरेस्टेड है अमन में, चाइना इंटरेस्टेड है अमन में, और अमन वहाँ पे आना है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन जो है वो इस खत्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से रिलेट करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने यू हैव सेड इट वेरी नाइसली, एंड आई थिंक जो हमारा डिस्कशन होता है उससे बड़ा नतीजा हम अखज़ कर लेते हैं, और नाज़रीन कराम तक भी बात को बहुत साफ़ होकर सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। जी, अफगानिस्तान के मामले में एतमाद की कमी है दोनों तरफ से। जी जी, जब भारत में हिंदुत्व के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं, अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, उसमें हमारे पास पहले तो आप वो जो निर्वाणी क्लिप कह रहे थे वो हम दिखा देते हैं। आप एक निर्वाणी ने जो बात की है वो जो मैंने जब DGMOD के दरमियान में जो माहिदा हुआ है वो उन्होंने ये कहा है कि DGMO जो हैं यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं, जब भी कभी लड़ाई होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो इनके दरमियान में एक हॉटलाइन मौजूद है कि अगर कोई लड़ाई होती है या सीज़फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो फौरी तौर पर ये आपस में रब्ता करते हैं। तो इनका एक एग्रीमेंट हुआ है नया, जिसका उसके मुताबिक उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें यह है, द इंडियन एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज हेल्ड डिस्कशन ओवर द हॉटलाइन बिटवीन देयर जो उनकी पोजीशंस हैं उनके साथ में, एंड दे एग्री टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द सीज़फायर लाइन एट द डिफेक्टो बॉर्डर इन द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ द कश्मीर। यानी DGMOs की यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान में एक माहिदा तय पाया है नया, और उसके तहत ये हुआ कि वो सीज़फायर लाइन, सीज़फायर का मतलब ये है कि वहाँ पर जो फायरबंदी का जो माहिदा है उसको पर अब अमल दरामद करेंगे सख्ती के साथ में। अब मतलब सख्ती के साथ में अमल दरामद नहीं कर रहे थे। ये माहिदा हुआ है कोई 6 महीने से गुफ्तगू कारी हो रही थी। हमारे जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक अफेयर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आज़म के मुईद यूसी साहब, उनके दरमियान में और अजीत डोवल के दरमियान में, उसके नतीजे में ये माहदे पर वो पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पर जो हमारी डिफेक्टो लाइन है, जो कि एक डिफेक्टो का लफ्ज़ ये होता है कि एक के पास जो इनके पास जो कब्ज़ा है वो उस पर वो कानूनी कब्ज़ा नहीं है,
लेकिन ये है कि वो जब कानूनी कब्ज़ा होता है तो हम उसको डिजरो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जब गैर यानी कानूनी है, यानी डिस्प्यूटेड है, तो उसको डिफेक्टो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कहा है कि डिफेक्टो बॉर्डर पे जो डिस्प्यूटेड एरिया है रीजन में, वहाँ पर हम सीज़ फायर को हम फायरबंदी हम करेंगे। तो ये मायदा अब जो हुआ है, अब इससे अगर वो हमने जो बात अभी ब्रिगेडियर साहब से भी की है, तो वो वक्ती तौर पर उनको इंडिया को ज़रूरत है, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि भाई आप ही खामखा की लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा बयानिया है कि आपको इस लाइन से क्या है, जो बात इसने कही है कि हेल्प्स नो वन, जो निर्वाणा ने कहा है, वो ये तो हमारा पाकिस्तान का बयानिया है। जी जी जी, अब आप सुना दें कह रहे हैं वो क्लिप दिखा देते हैं पहले अपने नाज़रीन को। There has been an improvement on the ground in J&K. However, that threat still remains a threat in being, but we are confident that with our continuous and continued engagement with Pakistan, we will be able to prevail over them and come to some sort of an understanding, because unsettled borders and violence on the borders helps no one. We are always wanting peace and tranquility in our border areas, whether it be on the Western Front or the LC, or it be on the Northern Front and the LAC, or whether it is on the Indo-Myanmar border. We are always looking for peace and tranquility, and that is our role to ensure that, so that the rest of the nation can develop. जी मेरे साहब, ये तो ठीक है कि वो अभी उनको 2-4 तरफ से प्रेशर है, तो वो पाकिस्तान की साइड से चाह रहे हैं कि जरा मामला नहीं, ठीक साइड पे नहीं जा रहे हैं, बस वो अपना वक्त ले रहे हैं। जी अच्छा, लेकिन इनके यहाँ जो हिंदुत्व है ना, हाँ, वो तो इनकी जान नहीं छोड़ेगा ना, चाहिए कुछ भी करते नहीं, रहे। हिंदुत्व पे वो तो इन्होंने वो सारी लाइनें, मैं वो कल हम इस पर बात कर लेंगे या परसों बात कर लेंगे जी, वो एक क्लियर कट लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है, वो सारे निज़ाम को तोड़ रहे हैं। जैसे भुट्टो ने हमारा निज़ाम तोड़ा था 70s में, इसी तरह से वो अपना इंडिया का निज़ाम तोड़ रहा है, और वो हर तरह से जो कैपिटलिज्म को ला रहा है, और जो उनका जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, उसको भी तोड़ रहा है। जी मेरे साहब, लेकिन बात ये कि अब इंडिया में कुछ लोग भाई रह गए बात ये है कि इन लोगों में हिम्मत होनी चाहिए, जी, और ये लोग मुसलमान वहाँ हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल मुर्दारों की तरह बैठे हैं। वो आदमी जो है, जो बकवास कर रहा था मुल्ला, वो कह रहा था कि साहब वो हम ये लोग हमारी मदद करेंगे, तो अब करें ना मदद तुम्हारी, फिर क्यों रोता फिर रहा था जब कोविड आया, तो फिर आपके साथ में क्या सलूक किया उसी मुल्ला के साथ में? इतनी बड़ी तादाद और इतने बड़े बड़े आपके पास आदमी हैं, मौजूद हैं आपके, वो उसने नाम लिए, इतने बड़े बड़े एक बेवकूफ़ लोग यानी वो हद तो ये कि आपने एक चैनल तक बनाया नहीं कि जो आपकी आवाज़ उठा सके, अखबार नहीं बना सके, अखबार नहीं निकाल सके, छोटा सा रिसाला नहीं निकाल सके। बड़े बदकिस्मत लोग हो तुम लोग। छोटे मोटे तो निकल रहे होंगे, लेकिन बड़े अखबारात नहीं बना, कोई बड़ा अखबार नहीं, मुसलमानों तो की डरते हैं, खुल के बात ही नहीं कर सकते हुकूमत के खिलाफ। तर्जुमानी के लिए कोई अखबार नहीं है, कोई रेडियो FM भाई कोई मर्द नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये सब खुद उनको देखना चाहिए मुसलमानों को कि कैसे कैसे अपने मामला को ठीक कर सकते हैं। हाँ जैन, अभी देखिए ये कि हमें कराची में भी बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हालात कोई अच्छे नहीं है, ये भी यहाँ पर भी रेड इंडियन बना रहे हैं, वो भी उस पर भी बात करेंगे। कराची पे हम चाहेंगे, कल आप तफसील बात कर लेगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई 3-3.5 कल हम शायद इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कल 27 फरवरी मनाना है, ठीक है, हम हमारा संडे फतह का दिन मनाना है। संडे को कर लेंगे, लेकिन आप जरा सेनेट की तरफ आ जाए। आप हाँ, सेनेट की तरफ क्या ठीक है, दिलचस्प सूरत सेनेट में बड़ा अजीब व गरीब काम हुआ है कि वो सीटें जो जैसा कि हमारे चौधरी बरादरान का नहीं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि भाई जिसके हिस्सा बकदर जुस्सा, जिसके जितने भी प्रोपोर्शनेट हैं वो आप वो ले लें आप, तो वैसा ही चौधरी बरादरान ने फैसला करा दिया। हाँ नहीं, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहती है, लेकिन वो ये हुआ है जैसे एक दफा पहले जरदारी साहब ने भी करवा चुके थे। ये वो ठीक है, हो गया ना जी, मामला सेटल हो गया पंजाब में, बिला मुकाबला जीत गए। अब इससे ज्यादा मायदा क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में कोई नोट नहीं चला भाई, एनआरओ हो गया ना आपस की, ये कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ तो दे दिया ना आपने भाई। फिर अब ये तो इनको ये बताए कोई कि एनआरओ देने का के खिलाफ फैसला 2009 में सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, कोई नहीं दे सकता पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन ये आपने ये जब ये मायदा किया, आप लड़े तो नहीं ना इलेक्शन? हाँ, आपके आदमी बिक जाते, आपके आदमी बिक जाते। अच्छा हुआ ना, ये तो मामला तो आपके आदमी बिकाऊ माल है, आपको पार्टी लीडरशिप नहीं आती मिस्टर इमरान खान। ज्यादा मसला तो केपी के। अभी मैंने आपको जो एक लेटेस्ट एक बात ये की है कि यू मस्ट बी एम्बेसडर एट लार्ज ऑफ पाकिस्तान,
एंड यू शुड नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप मुल्क को चला सकें। हाँ, लेकिन अब जैसे कि ये डस्का वाले मामले पे उन्होंने पहले कहा जी कि जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा मानेंगे, अब जब फैसला आ गया तो कह रहे हैं अब अपील करेंगे। तो नहीं, ये अब मान इसका लेंगे आप, मतलब ये आप यकीन मान लें, ये ऐसे ही है, ये मान लेंगे, ये ऐसे ही होगा। अच्छा, वहाँ जो कुछ हुआ ना, इतना अनाड़ीपन इतना था उसमें। अनाड़ीपन, इतना भद्दापन से हुआ, और इसकी सारी जिम्मेदार वो है, वो खातून है, फिरदौस आशिका खान, अगर इमरान खान एंड संजीदा है, आल्सो उस्मान डार। उस्मान डार। हाँ, और अगर इनको सजा देनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि किस किस्म का, यार कोई पीरों के से मुल्क चलता है यार, खुदा का खौफ करो यार मिस्टर इमरान। 21वीं सदी में चलता है, अब क्या किया जाए। ठीक है मिर्जा, क्या वक्त किस किस्म के आदमी हो यार। हाँ, क्या करें, वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, वरना इससे मजीद बात करते। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।